कभी सोचा है कि एक स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि सपनों को उड़ान देने का भी ठिकाना हो सकता है। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर में हम आपके बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं। यहाँ शिक्षा एक यात्रा है जो सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी होती है। हम अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी खेल के मैदान में जीत की खुशी, तो कभी कला के रंगों में छुपी कल्पना। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए होते हैं। तो आइए आपके बच्चे को दे वो शिक्षा जो उसे आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करे। सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल, आजाद चौक कैंपस, गोरखपुर। शिक्षा के साथ भविष्य का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं अधिराज और आप सब देख रहे हैं एफिडेविट। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज पहुंचे गोरखपुर। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में बनने जा रही पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का किया शिलान्यास। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण सूली पर न्यौछावर कर दिए। इसी के निमित्त गोरखपुर के सभी गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थनाएं, सभाएं। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल ने अधिवक्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे न्याय दिलाने की भूमिका में हैं, अहम और महत्वपूर्ण। विकास भवन के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में टीम ब्लू रही विजयी। खिलाड़ियों को सीडीओ ने किया पुरस्कृत। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में बनने जा रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास किया। यह रैन बसेरा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 44 करोड़ की लागत से 500 बिस्तरों की क्षमता का होगा। मुख्यमंत्री भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। एम्स में रैन बसेरा बन जाने के बाद यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भटकना नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यह शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों और सीमावर्ती बिहार तथा पड़ोसी मुल्क नेपाल के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने वाले मरीजों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं, और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण सूली पर न्यौछावर कर दिए। इसी के निमित्त विश्व के तमाम गिरजाघरों, विशेष तौर से गोरखपुर के सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। मसीही समाज के लोगों ने सेंट जॉन चर्च, कौवाबाग स्थित सेंट एंड्रूज चर्च और धर्मपुर स्थित सेंट थॉमस चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में भागीदारी की। एफिडेविट के सहयोगी शिशिर बोस ने वहां की जानकारी से अवगत कराते हुए बताया।
आज गुड फ्राइडे है और आज दुनिया भर के हर गिरजाघर में गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ने से पहले बहुत सी यातनाओं का सामना किया। उनके शरीर पर कोड़े मारे गए, उनके मुंह पर थूका गया और उनके सर पर कांटों का ताज भी पहनाया गया। प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने से पहले उनके हाथ पैर में लोहे की कीलें ठोक दी गई। प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ा दिया और उन्हें प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा तो उन्हें पानी की जगह सिरका दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के जब प्राण सूली पर निकल गए तो उसे जांचने के लिए नीचे खड़े सैनिकों ने उनकी पसलियों में भाला घोंपकर ये देखा कि वो जीवित हैं अथवा नहीं। हम आज उपस्थित हैं सेंट जॉन्स चर्च बशारतपुर की कलीसिया में, जहां पर गुड फ्राइडे की प्रार्थना सभा चल रही है। आइए शामिल होते हैं उसी प्रार्थना सभा में। इसलिए बहुत से लोग यीशु मसीह के विरोधी बन गए और जिन्होंने उसे कदम कदम पर परीक्षाओं में डाला, जिन्होंने उन्हें कदम कदम पर बहुत से गलत आरोप लगाकर अधिकारियों के सामने, हाकिमों के सामने आरोपित बना करके खड़ा किया। श्रोती के साथ पहुंच गए और कहता है, जिसे मैं चूमूंगा तुम उस पर हाथ डालना। आपको बड़ी अच्छी रीति से ये बात समझ में आ गई है कि जो व्यक्ति बहुत करीब होता है। हम आ पहुंचे हैं धर्मपुर के सेंट थॉमस चर्च में। आइए हम बात करते हैं यहाँ के रेवरेंड संजय विंसेंट जी से। गुड फ्राइडे का पर्व मसीह समाज में हर वर्ष बड़े सादगी के साथ और बहुत ही पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 2025 साल पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपना महत्वपूर्ण बलिदान कलवरी के क्रूस पर सारे मानव जाति के लिए दिया। तो गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि जो इंसान पाप करता है और जो परमेश्वर उस पाप का जो दंड देना चाहता है, परमेश्वर ने उस दंड को इंसान के ऊपर से हटाकर अपने धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और उनके बलिदान के द्वारा इंसान अपने पापों से मुक्त हो गया। इसी क्रम में सेंट जोसेफ स्थित चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचनों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। मुख्य पुरोहित फादर जीजो, फादर रोजर, पादरी पाली ने विशेष प्रार्थना सभा में भाग लिया। विश्वास करती उन लोगों के साथ खड़ा दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल ने अधिवक्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे न्याय दिलाने की भूमिका में अहम और महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वे सदैव प्रेरणा देने और मार्गदर्शन के साथ ऊर्जा का संचार करने वाले कई अधिवक्ताओं से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। उन्होंने आज दो प्रमुख अधिवक्ताओं स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र और स्मृति शेष ओमकारनाथ मिश्र की अधिवक्ताओं के न्याय दिलाने के योगदान को याद करते हुए कहा कि इन दोनों महान अधिवक्ताओं से सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज उन्होंने इन दोनों अधिवक्ताओं के चित्रों का अनावरण भी किया। नगर आयुक्त ने आज मुख्यमंत्री के दृष्टिगत कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन गोरधैया नाले हार्बर्ड बंधे का अपने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और निर्माणाधीन कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने के कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर
हैनीमैन की 270वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज निशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने होम्योपैथ चिकित्सा डॉक्टर वीके उपाध्याय से चिकित्सकीय सलाह प्राप्त की। हमारे संवाददाता ने जटिल और असाध्य रोगों के निदान के संबंध में होम्योपैथी चिकित्सा की अवधारणा पर उनसे बातचीत की। काफ़ी महंगी जांचें होती हैं जिससे पैसे नहीं लगते हैं। यहाँ सुविधा भी अच्छी है और जो निःशुल्क होम्योपैथ शिविर है बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब अच्छी दवाइयाँ देते हैं। सर यहाँ पे ये हमारे फूफा जी हैं, इनको नस का प्रॉब्लम हुआ था और फिलहाल वो होम्योपैथिक में दवा कराया जा रहा था। अभी तो सही है, बीच में दिक्कत हो गया था, तनाव फिर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर एलोपैथिक में दवा कराया गया, फिर वहाँ से आराम नहीं हुआ। हाँ, तो फिर ट्रीटमेंट फिर से यहाँ पे लेके आया गया है, यहीं से आराम भी रहता है। कितने लोग इसमें आए हैं, सब असाध्य और जटिल रोग वाले ही आए। हमारा ऐसा मानना है कि होम्योपैथिक विधा में चूँकि क्रॉनिक केस का ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाता है, इस नाते जो है जटिल और असाध्य बीमारियों पर दवाएं होम्योपैथी की काफ़ी कारगर होती हैं। इसी नाते आपको यहाँ पे तरह तरह के पेशेंट मिलेंगे। कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, कोई जो एवियन डिजीज का पेशेंट है, कोई जो है काइफोसिस का है, सर्वाइकल, लंबर, शुगर, रिमोटाइड, हर तरह के पेशेंट यहाँ पे आए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो हर तरह के पेशेंट आए हैं। इस कैंप के माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ लोगों को कि कम से कम एटलीस्ट जो है होम्योपैथिक के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं और होम्योपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टरों से अपना ट्रीटमेंट जरूर कराएं। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार ने अब तक 59,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने के लक्ष्य की चर्चा करते हुए कहा कि प्रतिदिन सभी क्रय केंद्रों पर खरीदारी की समीक्षा की जा रही है। शासन के द्वारा जनपद का जो लक्ष्य है 59,500 एमटी का लक्ष्य है और इसमें दैनिक खरीद के आधार पर शासन के द्वारा प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है और मेरे द्वारा भी जो हमारे क्रय केंद्र प्रभारी हैं और क्रय एजेंसियाँ हैं उनकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है और सभी केंद्र प्रभारियों को यह कहा गया है कि कम से कम 50 कुंटल प्रतिदिन की खरीद करें और इनको निर्देशित किया गया है कि किसानों के बीच में जाएँ, उनके घर पर जाएँ, उनके खेतों में जाएँ और वहाँ से सीधे क्रय केंद्र पर गेहूँ लेके आएँ और मौके पर ही खरीद करने का निर्देश है। तो इसको लेकर सभी हमारे केंद्र प्रभारी गाँव जाके भ्रमण भी कर रहे हैं, किसानों से संपर्क भी स्थापित कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया 2,425 रुपये प्रति कुंटल, वो पूरा का पूरा पैसा किसानों को सही तरीके से मिल सके, किसी बिचौलिए के या किसी इस तरह के व्यक्ति के चंगुल में न फंसे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसमें किसानों से ये भी कहना है कि हम 48 घंटे के अंदर उनके खाते में सीधे पेमेंट करेंगे, पूरा का पूरा पैसा, कहीं पे किसी प्रकार का कोई और दिक्कत नहीं होगा। विकास भवन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आज सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में सद्भावना क्रिकेट मैच के तहत खेले गए मैच में टीम ब्लू विजयी रही, जबकि टीम ग्रे 40 रनों से पराजित हुई। खिलाड़ियों को सीडीओ ने पुरस्कृत किया। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बेस्ट क्षेत्र रक्षण का अवार्ड प्राप्त किया। महानगर में स्थित नेहरू पार्क, जिसे लालडिग्गी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एफिडेविट संवाददाता पंकज कुमार और उनकी सहयोगी पूजा ने पार्क की बदहाली का जायजा लिया। वहीं टूटी फूटी वॉकिंग लेन, गंदगी, साफ सफाई, बच्चों के झूले, उनके मनोरंजन के लिए लाई गई स्टीमर, पेयजल और मूत्रालय आदि तथा फव्वारों का मुआयना करते हुए यह पाया कि इस पार्क में अभी बहुत कुछ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम सब देखें पार्क की बदहाली का दृश्य। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई सारे पार्क हैं जिनको स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत हम लोग इस समय लालडिग्गी स्थित नेहरू पार्क में आए हुए थे, जहां पर लोगों का कहना है कि कई बार बजट पेश हुआ है लेकिन फिर भी यहां पे सुंदरीकरण का कार्य नहीं हो रहा है। और जब हमने यहां पे आया तो इसकी सच्चाई से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लालडिग्गी की क्या बदहाली है, आप हमारे पीछे देखिए और हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पार्क के बारे में, जो यहाँ पर रोज़ सुबह आते हैं, टहलते हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों के साथ छुट्टियों में आते थे जो पहले, अब उनका क्या कहना, आइए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सुबह में एक्सरसाइज करने आते हैं, इनसे जानते हैं कि इस पार्क का, ये इतना पुराना पार्क है, इसका ये जो बदहाली है, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो सर आप हमें बताएं कि यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं। हम लोग तो यहाँ ना कंटिन्यू 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं और यहाँ सफाई में ये है कि जैसे लैट्रिन बाथरूम हमेशा लॉक रहता है, बच्चों को खेलने वाला सारा सिस्टम टूटा हुआ है,
न सिस्टम बेकार पड़ा हुआ है, सफाई भी बहुत समय से नहीं होता है न, और भी है न देख रेख इसका। अरे पहले ये लाल डिग्गी पार्क था, जब से ये नेहरू पार्क हुआ है, जब से नेहरू जी का मूर्ति लगा है, तब से इसकी बदहाली चली आ रही है। जितने भी लोग हैं इसका ध्यान नहीं देते हैं। कम से कम यहाँ पे जो रहने वाले लोग आते हैं सवेरे टहलने वहलने के लिए, शुद्ध हवा लेने के लिए, वो भी देख के थक जाते हैं। जब यहाँ झाड़ू लगता है तो इतनी गंदगी उड़ती है कि लोग नाक नहीं रख पाते हैं, गर्दे से परेशान हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। सब लोग अपने आप से पानी लेके आता है। क्या पानी लेके आए? दिखाओ भाई, झोला दिखाओ। देखिए बोतल में पानी करती है, लेकिन क्या होता है कुछ नहीं मिलता। पानी हम लोग लेके आते हैं पीने के लिए। पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, कुछ भी कोई चीज नहीं। लैट्रिन बाथरूम सब 10 साल से आ रहे हैं हम लोग, छोटे ही बचपन से ही आ रहे हैं। यहाँ व्यवस्था एकदम खराब हो गया है। पहले सब था, पूरा पानी वगैरह सब खत्म हो गया, लगा था फिर खराब हो गया। आशा जब जगह था, जब महापौर जी बगल में हमारे सीताराम जायसवाल जी थे, तब आशा जगह था कुछ विकास होगा। उनका भी कार्यकारिणी खत्म हो गया, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। जो बगल में वो भी टहलने महापौर जी भी आते थे, हम लोग बहुत आशा था यहाँ के लोग जो आते हैं कि अब बगल में महापौर जी आ गए हैं सीताराम जायसवाल जी, कुछ अब विकास होगा। भाई कोई विकास नहीं हुआ। हमने खुद उनको 4-5 मरतबे कहा, यहाँ पे मिले 2-4 मरतबे, कहे भाई कोई इसमें लाल डिग्गी पार्क की दुर्दशा आज विगत 15 सालों से बना हुआ है। जब ये पार्क बनी थी इसकी भव्यता देखने बनती थी। इसमें मोटर बोट भी चलते थे, बच्चे खेलते भी थे, सारी पार्क की इतनी अच्छी व्यवस्था थी। आज विगत 15 सालों से ये पार्क एकदम जीर्ण हालत में पड़ा हुआ है। कितनी एजेंसियों को ये दिया जाता है ठेका, और एजेंसियां पता नहीं क्या करती हैं, किस हिसाब से अपना कार्य कराती हैं कि आज तक इसकी दशा सुधर नहीं पाई। नेहरू पार्क की गंदगी और बदहाली को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस पार्क को संभालने वाली एजेंसियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नेहरू पार्क का अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। अपने सहयोगी रिपोर्टर पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, एफिडेविट, गोरखपुर। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।